क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की है? हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, वे कौन थे? सत्सो नगेसो किस देश के राष्ट्रपति बने? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष भारत द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने हेतु कहां से 55,000 करोड़ रुपए के हीलियम का आयात किया जाता है? हमारे भारत देश में आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रति वर्ष हीलियम का आयात किया जाता है। कितने रुपए का? 55,000 करोड़ रुपए का। और सबसे ज्यादा आयात किया जाता है अमेरिका देश से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, भारत द्वारा अपने हीलियम संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाता है। ऐसे में वर्ष 2021 से अमेरिका द्वारा हीलियम के निर्यात में की जाने वाली कटौती के चलते भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2021 में अमेरिका हीलियम के निर्यात में कटौती करने जा रहा है और जिसका नुकसान हमारे भारतीय उद्योगों पर पड़ सकता है। और फेडरल हीलियम रिजर्व जो अमेरिका का प्रमुख हीलियम रिजर्व है, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है फेडरल हीलियम रिजर्व जो अमेरिका का प्रमुख हीलियम रिजर्व है, वर्ष 2021 में उत्पादन बंद करने की तैयारी में है। जी हां, हीलियम के उत्पादन को बंद करने की तैयारी में है अमेरिका का यह फेडरल हीलियम रिजर्व। और वैज्ञानिकों द्वारा इस भंडार के स्थान पर नए भंडार की तलाश की जा रही है। और यहां हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He तथा परमाणु क्रमांक 2 है। जी हां, हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 2 और इसका सिंबल है He। और यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय तथा एकल परमाणविक नोबेल गैस है जो आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस समूह में प्रथम गैस है। और हीलियम की खोज किसने की थी वो भी एक जीके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। तो हीलियम की खोज फ्रांसीसी खगोल शास्त्री पियरे जानसेन ने की थी। किसने? पियरे जानसेन ने। लेकिन सूर्य के आसपास के गैसीय वातावरण में यह खोज की गई थी। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पृथ्वी पर हीलियम का अस्तित्व की खोज किसने की थी? तो याद रखो, ब्रिटिश रसायज्ञ सर विलियम रामसे। किसने? एक ब्रिटिश रसायज्ञ है जिसका नाम है सर विलियम रामसे। सर विलियम रामसे द्वारा वर्ष 1895 में पृथ्वी पर हीलियम के अस्तित्व की खोज की गई थी। और विश्व में हीलियम का सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक देश कौन बन गया है? अमेरिका। और हमारे भारत देश में कहीं पर यह हीलियम का भंडार पाया गया है? तो देखो, भारत के झारखंड राज्य में अवस्थित राजमहल ज्वालामुखी बेसिन में अरबों वर्ष पूर्व यानी कि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से हीलियम का संचित भंडार विद्यमान है। कहां पर? झारखंड राज्य में। और हीलियम का उपयोग कहां किया जाता है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। हीलियम का उपयोग दवा, वैज्ञानिक अनुसंधान, हवाई पोत को फुलाना, विभिन्न उत्सवों के दौरान सजावट में उपयोग किए जाने वाले गुब्बारों को फुलाने तथा बिल्डिंग अनुप्रयोग में हीलियम का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा की गई
और इसमें बेस्ट मेल एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड जीत लिया है स्वर्गस्थ अभिनेता इरफान खान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इरफान खान। इमेज में आप देख सकते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे पॉपुलर अवार्ड 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा शुरू हो चुकी है और इनमें से कुछ प्रमुख विनर्स की लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है थप्पड़ को। किसको? थप्पड़ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट मेल एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड इरफान खान को दिया गया है और इरफान खान ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में एक अहम किरदार निभाया था, इसीलिए यह अवार्ड दिया गया है। लेकिन बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तापसी पन्नू ने। इमेज में आप देख सकते हैं तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ में अहम किरदार के लिए यह बेस्ट फीमेल एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है और अभिनेता फराह खान को फिल्म दिल बेचारा के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल अमिताभ बच्चन को दिया गया है फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। कौन सी फिल्म? गुलाबो सिताबो के लिए अमिताभ बच्चन को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, सस्सो नगेसो कहाँ के राष्ट्रपति बने? पहले तो इमेज में देखिए यह है सस्सो नगेसो, वो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति सस्सो नगेसो 88% से अधिक वोट पाने के बाद एक और 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए निर्धारित हो गए हैं। यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो के अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहेंगे सस्सो नगेसो। और एक क्या हुआ कि चुनाव के दिन उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी जिसका नाम था गाय ब्राइस परफिट कोलेलस, उनकी मृत्यु हो गई थी चुनाव के दिन ही। और अफ्रीकी नेता सस्सो नगेसो दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक है जिससे उन्हें सम्राट उपनाम मिला है। कौन सा? सम्राट उपनाम मिला है सस्सो नगेसो को और उन्होंने कुल 36 वर्षों तक कांगो का नेतृत्व किया है। और कांगो गणराज्य की बात करें तो आप मैप में देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसके अगल बगल में स्थित देश है, यहां पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहां पर है कैमरून, यहां पर है गब्बन, यहां पर है अंगोला और यहां पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो कांगो गणराज्य की कैपिटल का नाम क्या है? ब्राज़ाविल। क्या? ब्राज़ाविल। और कांगो गणराज्य की करेंसी है फ्रैंक। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, वे कौन थे? लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना। इमेज में आप देख सकते हैं यह है लक्ष्मी प्रिया महापात्रो। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक केलुचरण महापात्र, इमेज में आप देख सकते हैं यह है केलुचरण महापात्र की धर्मपत्नी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया है। उन्होंने 1947 में पुरी के अन्नपूर्णा थिएटर में अपने नृत्य करियर की शुरुआत की थी। तो लक्ष्मी प्रिया ने अपने करियर की शुरुआत कहां से की थी? पुरी के अन्नपूर्णा थिएटर से। और यहां जिक्र किया गया है ओडिसी नृत्य का। हमारे दोस्तों कला और संस्कृति खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कला और संस्कृति। तो भारतीय कला और संस्कृति का यह टॉपिक है ओडिसी नृत्य। उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में एक महाऋषि संप्रदाय हुआ करता था जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था। कालांतर में इसी से ओडिसी नृत्य कला का विकास हुआ। इसे सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है और उसका उल्लेख शिलालेखों पर भी मिलता है। और ओडिसी ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें कौन सा भाव शामिल है? लास्य भाव शामिल है ओडिसी नृत्य में। और दोस्तों हाल ही में 25 और 26 मार्च को कुछ महत्वपूर्ण महानुभावों का निधन हो गया है, उनके बारे में भी हम चर्चा कर ले। तो मुंबई इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और लिटरेचर लाइव के संस्थापक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक अनिल धरकर का 26 मार्च 2021 को मुंबई में निधन हो गया।
तो आपको इतना तो कम से कम याद रखना ही है कि अनिल धरकर कौन थे, एक जाने माने पत्रकार और लेखक थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर कमलेश चंद्र चक्रवर्ती, इमेज में आप देख सकते हैं, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती का 26 मार्च 2021 को 69 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। तो एक और फैक्ट याद रख लो, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? वो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। क्लियर। और तीसरे एक लेखक है जिसका नाम है बेवर्ली क्लियरी। क्या? बेवर्ली क्लियरी, इमेज में आप देख सकते हैं, अमेरिकन लेखक। तो लेखक बेवर्ली क्लियरी का 25 मार्च 2021 को 104 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया है। पांचवा क्वेश्चन, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है GWEC ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन GWEC का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 कब प्रकाशित की गई? 25 मार्च 2021 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 2 अंश सेल्सियस नीचे लाने के लिए अगले दशक तक 3 गुना तेजी से नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। वर्ष 2020 में 93 गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता अब 743 गीगावाट तक है और यह दुनिया को सालाना 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड से बचने में मदद कर रहा है और यह दक्षिण अमेरिका के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के संदर्भ में एक अधिनियम पारित किया गया और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया है। और खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी तरह के सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग की सलाह से की जाएगी। यहां कुछ गलत है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई की सलाह से की जाएगी अध्यक्ष की नियुक्ति और केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में एनबीएफआईडी को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। तो यह बिल्कुल सही है और 1 नंबर का सेंटेंस गलत है। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और इसके बारे में आपको बताओ तो हाल ही में राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक, इंग्लिश में बोले तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में एनबीएफआईडी विधेयक 2021 पारित किया गया है राज्यसभा में। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक की स्थापना करना है। और एनबीएफआईडी का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की सलाह से की जाएगी। तो पहले नंबर का सेंटेंस मैंने यहां से सेट किया था कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की सलाह से की जाएगी और एनबीएफआईडी का गठन एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए होगी और केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में एनबीएफआईडी को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां से सेट किया था। क्लियर। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करेगा? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा SEBI, सेबी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेबी। लेकिन सेबी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इसका आंसर आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पेश की जाने वाली बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए नई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है और रिपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है।
इस नई रिपोर्ट को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, शॉर्ट में बोले तो BRSR कहा जाएगा, और यह मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेगी। और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो BRSR जो कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से संलग्न करने में सक्षम बनाना है। 8वां क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड क्या है? व्हाट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड? हाल ही में यह इलेक्टोरल बॉन्ड सुर्खियों में आया है क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है और चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, और इसीलिए चुनावी बॉन्ड क्या है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड है राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन। क्या? राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन जिसका नाम है चुनावी बॉन्ड। और यह मुद्दा करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन के अतिवाद या हिंसक विरोध प्रदर्शन संबंधी फंडिंग में दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने। और न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त इस धन के प्रयोग पर कोई नियंत्रण है या नहीं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं। और चुनावी बॉन्ड के लिए अधिकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है, और ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। और यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। 9वां क्वेश्चन, मेडागास्कर के EEZ के पहले संयुक्त गश्त का आयोजन किसने किया है? मेडागास्कर के EEZ, तो EEZ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मेडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पहले संयुक्त गश्त का आयोजन भारत देश ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। पहले भारत और मेडागास्कर की नौसेनाओं ने मेडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के संयुक्त गश्त की और एक पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया है। जी हां, भारत नेवी और मेडागास्कर नेवी के बीच एक पैसेज एक्सरसाइज आयोजित की गई है। तो भारतीय नौसेना के जहाज INS शार्दुल और मेलागासी नेवी के जहाज MNS ट्रोजोना ने एक पैसेज एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। तो यहाँ एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इस पैसेज एक्सरसाइज में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया है? INS शार्दुल ने। तो मेलागासी जहाज का नाम क्या है? MNS ट्रोजोना। और नौसेना के बीच पहला संयुक्त गश्त हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के समान उद्देश्य के लिए 2 हिंद महासागर पड़ोसियों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाता है यह पैसेज एक्सरसाइज। और यहाँ जब मेडागास्कर की बात आती है तो मेडागास्कर यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यह है अफ्रीका। अफ्रीका में पूर्व में स्थित यह मेडागास्कर द्वीपीय कंट्री है, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है हमारा इंडिया। मेडागास्कर की कैपिटल का नाम क्या है? एंटानानेरिवो। मेडागास्कर के वर्तमान अध्यक्ष बोले तो प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है एंड्री राजोलिना। क्या? एंड्री राजोलिना मेडागास्कर के वर्तमान अध्यक्ष। और मेडागास्कर की करेंसी है मेलागासी एरियरी। क्या? मेलागासी एरियरी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन नरेंद्र भाई मोदी और शेख हसीना दोनों ने संयुक्त रूप से बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने संयुक्त रूप से ढाका के बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी आजादी का 50वां साल मनाया है, यानी कि इस जश्न में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। और संग्रहालय में
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह एक डिजिटल प्रदर्शनी है, इसमें हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी है। इमेज में आप देख सकते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को और हमारे पूज्य बापू को। तो यह प्रदर्शनी गांधी और बंगबंधु के जीवन को समर्पित है। और दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं या तो डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, आईसीटी उपकरण और खेल जैसे क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौता ज्ञापनों पर ढाका में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश के प्रधानमंत्री को इमेज में आप देख सकते हैं। और हाल ही में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो देखो, द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत बांग्लादेश मैत्री टिकट भी जारी किया गया और भारत ने बांग्लादेश की स्वास्थ्य क्षमता बढ़ाने के लिए 109 एम्बुलेंस उपहार में देने की भी घोषणा की। तो हमारे भारत की ओर से 109 एम्बुलेंस बांग्लादेश को उपहार में देने की भी घोषणा की गई है। 11वां क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक हमें टीबी को खत्म करना है और इसी के लिए हाल ही में ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन बोले तो हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा परिकल्पित टीबी मुक्त भारत के पोषित लक्ष्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में जनजातीय टीबी पहल लॉन्च की है। तो यहाँ कुछ मंत्रियों के नाम आए, वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है? अश्विनी कुमार चौबे। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने दोहराया है कि इस वर्ष विश्व टीबी दिवस पर, यानी कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। तो विश्व टीबी दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यह एक क्वेश्चन निकल सकता है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश टीबी फ्री हो गया है और जम्मू कश्मीर का एक जिला जिसका नाम है बडगाम भी अब टीबी फ्री हो गया है और हमने लक्ष्य तय किया है 2025 तक हमारे भारत देश को टीबी फ्री करना है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यदि हम 2030 के वैश्विक संधारणीय विकास लक्ष्य से भी पहले, यानी कि 2025 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो भारत टीबी उन्मूलन में विश्व के लिए पाठ्य पुस्तक मार्गदर्शक बन जाएगा। 12वां क्वेश्चन, द रथबॉन्स फोलियो प्राइज 2021 किसने जीता है? रथबॉन्स फोलियो प्राइज 2021 जीत लिया है कार्मेन मारिया मचाडो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्मेन मारिया मचाडो। इमेज में आप देख सकते हैं यह है कार्मेन मारिया मचाडो। कार्मेन मारिया मचाडो की इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर ने द रथबॉन्स फोलियो प्राइज 2021 जीता है। तो पहले तो यह याद रख लो कि एक लेखिका जिसका नाम है कार्मेन मारिया मचाडो, उनकी एक किताब है जिसका नाम है इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर और इस किताब के लिए रथबॉन्स फोलियो प्राइज 2021 जीता है। 2019 की किताब में लेखक ने अपने पूर्व साथी के साथ समान सेक्स संबंध और उसके साथ दुर्व्यवहार के अपने अनुभवों पर चर्चा की है और यह पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों की सभी विधाओं यानी कि फिक्शन, नॉन फिक्शन और कविता के लिए खुला है और यह एकमात्र पुरस्कार है जिसमें पुरस्कार के लिए विचार की जाने वाली सभी पुस्तकों का पियर्स की एक अकादमी द्वारा चयन और जज किया जाता है। इसमें 3 मुख्य जज होते हैं। 13वां क्वेश्चन, स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना किसने बनाई है? स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और स्वेज नहर यह दूसरी बार करंट अफेयर में आई है, क्योंकि हाल ही में एक 4 सूत्री योजना बनाई गई है और यह स्वेज नहर में एक मालवाहक जहाज इसी तरह फंसा हुआ था, इसीलिए सुर्खियों में आई। और कल ही दोस्तों मैंने आपको स्वेज नहर के बारे में डिटेल में बताया था, तो आपको जितना भी याद है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस योजना के अनुसार भारतीय निर्यात संघ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्गो विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की संयुक्त रूप से पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे भेजने के लिए जहाज कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। और मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनर शिपिंग लाइंस एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि मौजूदा अनुबंधों के अनुसार ही माल वहन दरें ली जाएंगी। 14वां क्वेश्चन, स्कॉप का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? स्कॉप का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है सोमा मंडल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमा मंडल। इमेज में आप देख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की वर्तमान चेयरपर्सन सोमा मंडल 26 मार्च 2021 को सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन यानी कि स्कॉप की नई अध्यक्ष चुनी गई है। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस गीत के एक ट्रैक को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में गर्ल गैंग गीत के एक ट्रैक को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गर्ल गैंग। न्यूजीलैंड के गायक जीन विगमोर, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है न्यूजीलैंड के गायक जीन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप में आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि गर्ल गैंग एक पूरा सॉन्ग है, इसके सिर्फ एक ही ट्रैक को आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। और यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाना है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा जशोरेश्वरी काली मंदिर किस देश में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जशोरेश्वरी काली मंदिर। और इस मंदिर में जाकर हमारे प्रधानमंत्री श्री ने काली माता के दर्शन भी किए। और यह 52 शक्तिपीठों में से एक यह शक्तिपीठ बांग्लादेश देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बांग्लादेश। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम गुजरात राजकोट से, मधुकांत प्रियदर्शी बिल्कुल सही आंसर। परेश लादवा ने लिखा है कि क्या दोस्तों आपको पता है GK 2020 देश की सबसे अच्छी चैनल है करंट अफेयर्स की? तो हमारी तारीफ करने के लिए परेश लादवा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आपने जो लिखा है उसको हम प्रूव करके ही रहेंगे। ओके, वसावा मिताक्षी, शहीद खान, इन दोनों दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बांग्लादेश। जयेश परमार, तेजस प्रजापति, जोगराज्या महेश ने बांग्लादेश सही आंसर लिखा। साथ साथ मैंने करंट अफेयर के वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। और UIDAI का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बहुत ध्यान से यह वीडियो देखने के लिए जोगराज्या महेश आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल उर्वशी और नीलेश कीकर ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। और डाया भाई पटेल, आंसर बिल्कुल सही है, बांग्लादेश में आया है यह मंदिर। प्रहलाद फतेहपुरा, योगेश वनजारा और अनीता बी सोलंकी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हुन्नर हाट का 28वां संस्करण कहां शुरू हुआ? हुन्नर हाट का 28वां संस्करण कहां शुरू हुआ? 4 राज्यों के नाम आपकी स्क्रीन पर। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।